हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का हिस्ट्री का यानी इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर का सेट 1 लेकर आए हैं। और ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर यानी पहला चैप्टर जो है आपका है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। चैप्टर को नाम याद रखिएगा आप लोग, चैप्टर का नाम है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर होगा और इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये पहला पार्ट है। इसके बाद लगातार आप लोगों के लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरह से आता जाएगा। इसलिए यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए और साथ ही साथ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है हमारा पहला सवाल, हमारे पहले सवाल में कह रहा है कि रक्त और लौह की नीति किसने दिया था। यानी एक नीति दिया गया था, रक्त और लौह की नीति। इसको किसने दिया था? ऑप्शन है आपके पास, हिटलर ने, मेजनी ने, बिस्मार्क ने या फिर इनमें से कोई नहीं। नॉट का मतलब होता है नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। जो भी ऑप्शन आपका दिया गया है इसमें से जब कोई ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा तब नॉट में आपको जो है टिक आउट करना है। तो यहाँ पर जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिस्मार्क ने दिया था। किसने दिया था? बिस्मार्क ने दिया था, याद रखिएगा। रक्त और लौह की नीति को दिया था बिस्मार्क ने। ओके, अब इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे? देखिए कोई भी अगर नीति, नीति के क्या होता है, नीति का मतलब होता है नियम। तो जब कोई भी नियम लागू करना होता है तो लागू होता है तो वो नियम बन जाता है, नीति हो जाता है। उसको लागू कर रहा था तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? चिन्ह लगा दिया। एक बार जब उसमें मार्क लग गया ना कि आपको, देखो मैंने मान के चलो कि यहाँ पे कुछ नीति यहाँ पे नहीं लिख दिया, मैंने 5 नीति लिख दिया। 1 नीति, 2 नीति, 3 नीति, 4 नीति, 5 नीति। अब मैं कहूँगा कि जिसमें मैंने मार्क लगा दिया, जिसमें मैंने चिन्ह लगा दिया वही नीति लागू होगा। ठीक है, तो एक तरह से मार्क लग गया। ठीक है, तो नीति जब भी आएगा बात तो मार्क याद रखिएगा, 20 मार्क आपको याद रहेगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या, अगला सवाल में कह रहा है आपसे फ्रेडरिक सोर्यू कौन था। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, फ्रांसीसी चित्रकार था, फ्रांसीसी इतिहासकार था, फ्रांसीसी दार्शनिक था या फिर इनमें से कोई नहीं था। अब आपको इसका सही जवाब आपको देना है कि फ्रेडरिक सोर्यू जो था वो कौन था। सही जवाब हो जाएगा आपका फ्रांसीसी चित्रकार। फ्रेडरिक सोर्यू जो था वो एक फ्रांसीसी चित्रकार था। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर याद रखने के लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक आपको बताएंगे। मान लीजिए कि ये फ्रेडरिक सोर्यू, ठीक है, सोर्यू से आपको सॉरी याद रखना है, सभी को याद रहेगा, भूलिएगा मत। सोर्यू से आपको सॉरी याद रखना है और सीसी से आपको सीसी याद रखना है, जो छोटा मोटा सीसी होता है उसमें कलर भरा हुआ है। कोई चित्रकार जो उसमें से कलर लेकर के चित्र करता है और ये सीसी जब उसके चित्र पर गिर जाएगा तो फिर वो क्या बोलेगा? सॉरी बोलेगा, है ना। अगर किसी का चित्र खराब कर देता है, जैसे कि मैं अगर आपका चित्र बना रहा हूँ, ठीक है, तो मैं जो कलर कहाँ से ले रहा हूँ, एक छोटी सी सीसी में से कलर ले रहा हूँ और पेंटिंग कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ये सीसी मेरी पेंटिंग पे गिर जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? वहाँ पे सॉरी बोलेंगे। ठीक है, तो सॉरी यहाँ से आ जाएगा फ्रांस सीसी, सीसी याद रखिएगा, सीसी चित्रकार। ठीक है, फ्रांसीसी चित्रकार था। अगला सवाल है हमारा, गौरी बाल्टी कहाँ का निवासी था। ऑप्शन है आपके पास, रूस का निवासी था, सार्डिनिया का था, प्राग का था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गौरी बाल्टी कहाँ का निवासी था आपको बताना है। तो ये जो निवासी था सार्डिनिया का निवासी था। कहाँ का था? सार्डिनिया का निवासी था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर इसको याद रखना है आपको, गौरी से आपको गौरी किसी के नाम का याद रखना है, बाल्टी से बाल्टी याद रखिएगा। मान लीजिए गौरी को आप कह रहे हैं कि गौरी तुम बाल्टी में डूब कर मत नहाओ, गौरी तुम बाल्टी में डूब कर मत नहाओ वरना तुम्हें क्या हो जाएगा? सार्डिनिया हो जाएगा, मतलब सर्दी हो जाएगी आपको। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, इटली का एकीकरण कब हुआ था। आपके पास ऑप्शन है आपका 1876 में, 1873 में, 1871 में या फिर 1889 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपका, इसका जवाब आपको देना है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1871 में। याद रखिएगा, इटली का जो एकीकरण हुआ था वो 1871 में हुआ था। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था। पहला सवाल देखिए, पहला जो ऑप्शन है आपके पास, जर्मनी का सम्राट था, फ्रांस का सम्राट था, इंग्लैंड का सम्राट था या फिर इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फ्रांस का सम्राट था। याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? फ्रांस का सम्राट था। अगला सवाल देखिए क्या है हमारा, अगला सवाल कह रहा है, फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, कि फ्रांस की जो क्रांति हुई थी उसका जो अग्रदूत था वो कौन था? रूसो था, दिदरो था, वाल्टेयर था या इनमें से कोई नहीं था। तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा, बताइए आप। तो इसको हम लोग कहते हैं रूसो को। किसको कहते थे? रूसो को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक किसने लिखा था। रूसो ने, दिदरो ने, वाल्टेयर ने या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक को किसने लिखा था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, रूसो ने। याद रखिएगा, सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक को लिखा था रूसो ने। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है हमारा,
बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने किया था? तो बैंक ऑफ फ्रांस की जो स्थापना किया था किसने? लुई 16वां ने, लुई 14वां ने, नेपोलियन बोनापार्ट ने या फिर जॉर्ज तीसरे ने? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा क्वेश्चन नंबर 9 को ध्यान से देखिए। कह रहा है जूसेप्पे मैत्सनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 1812 में इटली में, या फिर 1807 में जेनवा में, या फिर 1802 जेनवा में, या फिर इनमें से कोई नहीं। सवाल है आपका जूसेप्पे मैत्सनी का जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, आपको बताना है। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हमारा 1807 जेनवा में हुआ था जूसेप्पे मैत्सनी का जन्म। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे कह रहा है कि किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहते हैं? तो किसी राष्ट्र की सामूहिक सामूहिक पहचान को क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद कहेंगे, रूपक कहेंगे, या फिर रूढ़िवाद कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं होगा। तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रवाद कहेंगे। किसी राष्ट्र की सामूहिक पहचान को हम लोग क्या कहेंगे? राष्ट्रवाद के नाम से जानेंगे। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है। कह रहा है वियना की संधि किसके बीच हुआ था? पहला ऑप्शन है आपका प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच, दूसरा ऑप्शन है इंग्लैंड और जर्मनी के बीच, और तीसरा ऑप्शन है भारत और रूस के बीच, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में टाइप करके देना है। बताइएगा इसका जवाब क्या हो सकता है सही जवाब। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पे पहली बार आएँ तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और घंटी घंटी का आइकन आएगा, उसको प्रेस करके ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। साथ ही साथ यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में।